हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिटेल में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपका फिजिक्स टीचर अनिश शर्मा। बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारी सेकेंड यूनिट लगभग समाप्त हो गई है, तो आज हम बच्चों कुछ इसके न्यूमेरिकल करेंगे और इसके बाद हमारी सेकेंड यूनिट फिनिश हो जाएगी बेटा। तो आज बच्चों मैं आपको कुछ ऐसे न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ जो ग्राफ से रिलेटेड हैं। तो डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन ही स्टार्ट करा है। तो कुछ क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन आप देखें तो ये क्वेश्चन जो है बेटा, एक सेल दिया हुआ है जिसका विद्युत भागबल E है, ठीक है बेटा, और उसका आंतरिक प्रतिरोध भी हमें गिवन है जो R दिया हुआ है। एक चलन प्रतिरोध का मतलब बच्चों जिसकी वैल्यू बदल दी जा सके, यानी जो चेंज किया जा सके, कम ज्यादा हो सके, R से जुड़ा हुआ है। सेल का टर्मिनल विभवांतर V व प्रवाहित होने वाली धारा I के बीच बेटा ग्राफ खींचना है तथा E व R, ये है E व R के लिए हमें मान भी बताना है, ठीक है बेटा। तो इसको हम बहुत ध्यान से करते हैं, इसमें हम ग्राफ भी बनाएंगे बेटा और उसके बाद हम इसकी वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो बेटा हम जरा एक बात ध्यान रखते हैं कि अगर हम पहले बेटा एक थोड़ा सर्किट बना के देखें, क्योंकि उससे थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर मैं एक सेल ले लेता हूँ और बेटा उसका एक आंतरिक प्रतिरोध ले लेते हैं, इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं, और बच्चों इसे मैं एक बाह्य प्रतिरोध R से इस तरीके से जोड़ देता हूँ, कैपिटल R। तो बेटा आप जरा एक बात देखो, अगर ये हमारा सेल का आंतरिक परिपथ हो और ये हमारा बाह्य परिपथ हो, तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं इसका नाम A और B रख दूँ तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, टर्मिनल विभवांतर, ठीक है बेटा। तो आपको पता है यहाँ से धारा I बहेगी इस प्रकार से और इस प्रकार से अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो बच्चों इसका ग्राफ सबसे पहले हम कैसे देखें, तो पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है, हमें ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है, पहले बेटा वो बात याद रखनी है। हमें B और I के बीच में ग्राफ चाहिए, ठीक है बेटा, टर्मिनल विभवांतर और धारा। अब बच्चों हमें E और R के मान भी पता करने हैं। तो हमारे पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, तो हम जानते हैं टर्मिनल विभवांतर होता है विद्युत भागबल माइनस IR, ठीक है बेटा। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों। आप ये जानते हैं ये होता है विभव क्षय, जो सेल के अंदर ही होता है, ठीक है स्टूडेंट, तो विभव क्षय होता है। अब बच्चों इसमें हम अगर गौर से देखें तो इसका ग्राफ किस तरीके का होगा, तो अगर हम एक एक्सिस पे बेटा ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो एक्स एक्सिस पे अगर मैं I ले लूँ और वाई एक्सिस पे बेटा मैं जो हमारा विभवांतर ले लूँ, तो ये हम इसका ग्राफ किस तरीके का आना चाहिए। तो बच्चों जब I 0 है तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं I बराबर 0। तो बच्चों I 0 हो जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, V बराबर E माइनस 0। तो यानी V कितना होगा बेटा, जितना सेल का विभवांतर होगा इतना। तो हम मान लेते हैं कि जो उस टाइम सेल का जो विभवांतर है 0 पे वो ये है, तो ये E होगा, ठीक है बेटा। तो हम कह सकते हैं बच्चों V इक्वल्स टू E के बराबर। ये आपको समझ में आती होगी बच्चों, जब I इक्वल्स टू 0 है तो EMF का मान तो हमारा आराम से निकल गया कि 0 पे जो भी हमारी रीडिंग होगी वो हम EMF निकाल सकते हैं, विद्युत भागबल निकाल सकते हैं, तो ये तो आप बता लेंगे आराम से बच्चों। अब एक बात गौर करते हैं, जैसे जैसे I बहेगी तो आपको पता है विद्युत भागबल में से माइनस होगी वैल्यू, तो टर्मिनल विभवांतर कम होगा, तो वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी इस प्रकार। और बच्चों एक टर्म पे आके I मैक्सिमम हो जाएगी, I नॉट बोलेंगे उसे हम इसे, तो हम कहेंगे I मैक्सिमम हो गई। तो बात ये आती है बच्चों सेकंड केस में कि ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में स्टूडेंट जब I मैक्सिमम होगी, I मैक्सिमम यानी I नॉट, ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं I बराबर I नॉट। तब क्या होगा स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं अगर इसका नाम तो 2 रख दो, समीकरण 1 से। तो बच्चों समीकरण 1 में V उस टाइम 0 होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना, इस टाइम विभवांतर बेटा यहाँ 0 होगा। जब I मैक्सिमम होगी तो विभवांतर 0 होगा, तो हम यहाँ पे जो V की वैल्यू वो 0 पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, थोड़ा सा गौर से देखें, हमारे पास आएगा 0, ठीक है बेटा, और V हमारे पास 0 हो गया, E हमारे पास एज इट इज था, माइनस I नॉट है इंटू R है, तो बेटा R कितना आ गया, E अपॉन I नॉट, ठीक है बेटा। तो E की वैल्यू हमारे पास आ चुकी होगी और आंतरिक प्रतिरोध हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ बेटा हमारा, आप ग्राफ देख लीजिए और आपको मैं मानता हूँ कि ये समझ में आया होगा।
इस प्रकार से मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों हमारे लिए बोर्ड का। बच्चों, इसमें एक सेल है जिसका विभवांतर हमें E है तथा उसका आंतरिक प्रतिरोध R है बच्चों, और वो एक चलन प्रतिरोध R के साथ जोड़ा जाता है। तो बच्चों में इस बार टर्मिनल विभवांतर V R में संबंध बताना है, ठीक है बच्चा। तो बच्चों, इसको हम डायरेक्ट अगर हम करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले बच्चों हम ग्राफ देखेंगे कि हमें किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है बेटा। हमें ग्राफ बनाना है बेटा, एक R लेना है हमें और एक विभवांतर, इस प्रकार, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमें समीकरण कौन सी लगानी चाहिए? तो इसके लिए काम करते हैं बच्चों। हमें पता है अगर हम टर्मिनल विभवांतर का फॉर्मूला लें तो V = I और ओम्स लॉ से। लेकिन अगर बच्चों सेल का विद्युत वाहक बल भी है और उसका आंतरिक प्रतिरोध भी गिवन है तो I कितनी होगी बच्चों? E होगी अपॉन R प्लस R। ये आप समझते हैं? इसको बच्चों मैं थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूंगा। तो अगर हम ये वैल्यू V में रख दें अगर, तो E अपॉन R प्लस R इंटू R हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम इसे थोड़ा सा सॉल्व और करें तो कितना हो जाएगा? ये हम कहते हैं E अपॉन, बच्चों यहाँ से मैं R अगर कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस R अपॉन R, और ये R हो जाएगा बेटा, और ये कट जाएगा। तो हमारे पास जो रिलेशन आएगी बच्चों जिससे हमें ये वैल्यू निकालनी है, हो जाएगी E अपॉन 1 प्लस R अपॉन R, ठीक है बेटा। इस इक्वेशन से बच्चों हम कैसे इसकी वैल्यू या कैसे ग्राफ बनाएंगे इसकी हम बात करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से इसे, जब मैं इसकी वैल्यू कहूँगा आप थोड़ा ध्यान से करना बेटा इसे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखें कि बच्चों इसकी हम किस प्रकार से वैल्यू रख सकते हैं। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम जो वैल्यू रखेंगे वो R = 0 पे रखें। अगर हम, तो इसमें अगर R 0 रखें बेटा, तो ध्यान से देखना, जब V = हमारे पास होगा E अपॉन 1 प्लस R, और ये हो जाएगा बेटा 0। देखो R 0 हो गया बच्चों। तो फर्स्ट केस में बच्चों हम बात करेंगे व्हेन R = 0, ठीक है। तो R 0 हो गया बच्चों, ये कितना हो जाएगा? हम कहेंगे V = E अपॉन, और ये हमारे पास था बेटा R अपॉन कैपिटल R था, R 0 हो गया, और समथिंग अपॉन 0 बेटा क्या होता है? इन्फिनिटी। तो हम कहेंगे ये कितना हो गया? 1 प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना बेटा। तो इसमें हम थोड़ा सा गौर कर लेते हैं एक बार कि हमने किस तरीके से करना था। कैपिटल R हमारा 0 हो गया, ठीक है, और इसमें हमें बाह्य प्रतिरोध के लिए लेना है बच्चों। तो जब R हमारा बच्चों कैपिटल R 0 हो जाएगा, यहाँ से R से R कट गया, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस R अपॉन 0। तो समथिंग अपॉन 0 बेटा कितना हो गया? ये हमारे पास हो गया इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप देखो। तो अगर इस प्रकार से हम देखें तो बच्चों इसे गौर से एक बार हम देखना चाहते हैं कि इसको हम और कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बेटा कि हमारे पास E है, 1 प्लस है R अपॉन R है, ठीक है, और हमें जो बच्चों ग्राफ प्लॉट करना है वो R में करना है। तो यहाँ पे, तो अब समथिंग अपॉन 0 बेटा आप देखो एक गौर से एक बात कि ये जो 1 प्लस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई बेटा। जब R 0 होता है, बहुत ध्यान से देखना, जब R 0 होगा तो हमारा टर्मिनल विभवांतर भी 0 होगा। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं बेटा इस प्रकार, यहाँ पे हमारा विभवांतर 0 होगा, देखें आप गौर से, ठीक है बच्चों। इसके कुछ फाइनाइट केस हम पढ़ेंगे। फाइनाइट का मतलब है सारे केस तो नहीं देख सकते। अब हम इसकी कंपेयर करते हैं आंतरिक प्रतिरोध से। अगर मैं मान लूं कि मेरा सेल जो बाह्य प्रतिरोध है वो सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर है, इस प्रकार, तो क्या होगा बेटा? तो इस इक्वेशन में अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा V = E अपॉन 1 प्लस, और ये हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध बेटा कैपिटल R अपॉन R, R से R कट गया तो बेटा V आएगा E/2। तो बच्चों इस बार में ये समझ में आता है जब मेरा प्रतिरोध लगा होता है और थोड़ा सा ज्यादा हो, कितना ज्यादा हो बेटा? वो इस आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो, तब मुझे जो प्राप्त होगी बेटा वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मेरा जो कैपिटल R है वो आंतरिक प्रतिरोध के बराबर है सेल के, तो यहाँ पे बच्चों जो मुझे वैल्यू प्राप्त होगी अगर मैं बोलूं तो ये मेरे को होगी E/2, जो भी मेरा विभव होगा, इस प्रकार। अब बच्चों मैं बात करता हूँ कि दूसरा केस हो गया बेटा मेरा। अब तीसरे केस में बच्चों बात करते हैं अगर मेरा R आंतरिक प्रतिरोध से बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये तो कब हो सकता है बेटा? जब हमारा सेल नया हो, तो जिसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है तो बाह्य प्रतिरोध ज्यादा होगा। उस केस में अगर हम देखें बेटा इस इक्वेशन को, तो हमारे पास इक्वेशन है V = E/1 प्लस R अपॉन R, ठीक है बच्चों। बच्चों अगर R बहुत ज्यादा हो गया और स्मॉल r बहुत कम हो गया तो ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। तो हम कहेंगे R अपॉन R को नगण्य मानने पर, को नगण्य मानने पर
ठीक है बेटा। तो बच्चों अब थोड़ा सा गौर से अगर आप देखें, अगर ये नगण्य हो जाए तो v कितना हो जाएगा बेटा, v हो जाएगा E/1 यानी E। तब बच्चों जो टर्मिनल विभवांतर है प्रतिरोध पर वो उतना हो जाएगा जितना सेल का विद्युत वाहक बल है। तो बच्चों धीरे धीरे वैल्यू बढ़ के अगर हम यहाँ पे मान लें कि ये हमारा टर्मिनल विभवांतर है, या ये मान लेते हैं इतना, ये हमारा विद्युत वाहक बल है। तो बच्चों अगर हम इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएं तो धीरे धीरे वैल्यू इस प्रकार से हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमें समझ में आ गई है। अगर आप गौर से देखें, मैं आपको एक बात समझा देता हूं बच्चों, कि अगर कैपिटल आर बहुत ज्यादा होता चला जाए तो बच्चों जितना सेल का विद्युत वाहक बल है उतना ही हमें टर्मिनल विभवांतर मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी बात हमें क्लियर होती है इस ग्राफ के द्वारा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ग्राफ भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और हम कहेंगे यहाँ पे v कितना है बच्चों, E के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा एक और क्वेश्चन बोर्ड का हमारे पास आ गया ग्राफ वाला। इस बार आज के दिन बेटा हम ग्राफ के क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। तो बेटा ये बिल्कुल अलग तरीके का हो, आप देखेंगे 3 समान सेल हैं जो श्रेणी क्रम में है बेटा। संयोजन, जो श्रेणी क्रम का संयोजन है बेटा, उसके टर्मिनल विभवांतर विद्युत धारा में ग्राफ नीचे दिया गया है। तो बेटा ये ग्राफ जो हमें इस प्रकार दिया गया है वो कहता है कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल बताना है कि अगर 3 सेल के लिए ग्राफ ये हो तो एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो बेटा सबसे पहले हम इसका डायग्राम थोड़ा सा देख लें। अगर 3 सेल है तो किस प्रकार से जुड़े होंगे बच्चों, वो इस प्रकार से जुड़े होंगे बेटा। एक सेल ये होगा इस प्रकार, फिर एक सेल ये होगा बेटा इस प्रकार। तो आप देख सकते हैं ये 3 सेल इस प्रकार से जुड़े होंगे, जिसमें से ये ई और ये तीनों इस तरीके से होंगे। और बच्चों ये किसी ना किसी बाह्य प्रतिरोध से तो जुड़े ही होंगे, ये तो आप जानते हैं इस प्रकार। और बच्चों अगर बाह्य प्रतिरोध से जुड़े हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे को जो धारा में अगर हमें ग्राफ दिया है तो कहीं ना कहीं अगर धारा प्रवाहित हो रही है बेटा, धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो कहीं ना कहीं इनका आंतरिक प्रतिरोध भी होगा। तो हम इसका R आंतरिक प्रतिरोध भी मान लेते हैं इस प्रकार। तो हमारे पास ये इस तरीके से एक सर्किट मिल जाएगा बच्चों। तो ये जो सर्किट बच्चों हमें मिलेगा, अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, तो ये हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए बेटा, ये तो हम जानते हैं, अगर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम में बच्चों जब एक सेल का ऋणात्मक दूसरे के धनात्मक से जुड़ता है तो उनकी ईएमएफ ऐड हो जाते हैं। तो जो विद्युत वाहक बल का तुल्य होगा इस संयोजन का बेटा वो 3E के बराबर होगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और बच्चों उनके आंतरिक प्रतिरोध भी जुड़ जाते हैं। जो R तुल्य होगा बेटा वो होगा 3R, इस प्रकार से होगा बेटा। तो अब बच्चों हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो हम इस इक्वेशन से देखते हैं बेटा। यहाँ पे करंट मैक्सिमम होगी, इसे हम बोलते हैं बेटा मैक्सिमम करंट, I मैक्सिमम। और बच्चों यहाँ पे I 0 है। तो हमारे पास जो रिलेशन है बच्चों वो है V बराबर E माइनस IR, ये तो आप जानते हैं। तो इस इक्वेशन का नाम थर्ड इक्वेशन रख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत है बेटा आपको। अब बच्चों आराम से मैं आपको बताऊंगा कि इसे वैल्यू को हम किस प्रकार से रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसमें अगर हम वैल्यू रखें बेटा तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे अपने क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमारे पास जो टोटल विद्युत वाहक बल है बेटा वो 3E है, माइनस I है, जो टोटल आंतरिक प्रतिरोध है वो 3R है। और इसकी बात आप समझ सकते हैं बेटा, जो कि तीनों सेल एक समान है और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब बच्चों इसमें हमें बात करनी है कि हमें एक सेल का विद्युत वाहक बल चाहिए। तो एक सेल का विद्युत वाहक बल अगर निकालने तो बच्चों हम इस ग्राफ का यूज करें तो जब I बेटा 0 है हमारे पास, तो जो टोटल विभवांतर है वो है 6 वोल्ट का, 6 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो अगर हम यहाँ पे 6 वोल्ट इस प्रकार रख दें और ये 3 हो जाए और माइनस I हम 0 रख दें और ये 3R हो भी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ 3E बचेगा और ये 6 वोल्ट आ जाएगा। तो बच्चों 6 वोल्ट आ जाएगा। आपको मैं पहले बताऊं हमने I 0 क्यों रखा, क्योंकि हमें हर सेल का विद्युत वाहक बल चाहिए। और ये हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं बेटा, जब विद्युत वाहक बल हम नापते हैं तो करंट 0 होती है सर्किट में, खुला परिपथ होता है। तो उसमें हमने I 0 रख दी। तो यहाँ से अगर बच्चों हम देखें 3 से ये चला गया 2 बार, तो E बच्चों कितना आया 2 वोल्ट। तो बच्चों हर सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो 2 वोल्ट का होगा। इस प्रकार श्रेणी क्रम में 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट टोटल वोल्टेज जो हमें मिलेगी वो 6 वोल्ट मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन भी आपको इस प्रकार से समझ में आना चाहिए बेटा। ठीक है, तो बेटा ये एक हमारे पास एक और बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बेटा मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि किसी भी एक में ग्राफ आता है और बच्चे इन्हें रट के जाते हैं, तो मैं सोचा आपको थोड़ा समझाया जाए। तो बच्चों एक बार फिर हमें एक सेल दिया है तो हम एक सेल बना लेते हैं इस बार दोबारा से, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए बेटा। और इस सेल का बच्चों विद्युत वाहक बल E है तथा इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो R है।
बच्चों ये किसी बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और ये कहता है कि अगर सेल से विद्युत धारा आई ली जा रही हो, तो हमें धारा की वैल्यू दी हुई है, ये आई इस प्रकार से अगर फ्लो हो रही है बेटा, तो अगर ये हम इस प्रकार से सेल का अंदर का प्रतिपथ दिखा दें, तो इस बार बच्चों हमें जो ग्राफ बनाना है बच्चों, वो बनाना है विद्युत वाहक बल E व सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बीच में। ठीक है बेटा, तो हमें E व R के बीच में ग्राफ बनाना है। तो ये कैसे बनाएंगे बेटा? तो फिर हम वही वाली बात करते हैं बच्चों कि अगर हमें E व R के बीच में ग्राफ बनाना है बेटा, तो R तभी होती है जब I ली जा रही हो, और जब I ली जाती है तो हमें जो विभवांतर मिलता है वो कितना मिलता है बच्चों? V। तो हमें एक बात तो साफ पता है कि V और E में जो रिलेशन है वो IR है, ये आपको पता ही है। अब बच्चों अगर हम इसमें बात कर लें कि हमारे पास एक रिलेशन और है, जबकि अगर हम इसे हटा दें यहाँ से, तो हम V/IR भी कह सकते हैं, क्योंकि इतना टर्मिनल विभवांतर है। और धारा कितनी मिलती है बच्चों? जितना विद्युत वाहक बल है और जितना आंतरिक प्रतिरोध है और जितना बाह्य प्रतिरोध, तो टोटल प्रतिरोध तो और विद्युत वाहक बल। इसकी वैल्यू बच्चों जब हमने यहाँ रखी थी तो हमारे पास एक वैल्यू आई थी, और वो किस प्रकार आई थी? हमने वैल्यू रखी थी R+R, यहाँ स्मॉल r हो गया था, और V बराबर बच्चों अगर हम यहाँ से एलसीएम ले लें 1+R/R, तो ये कट जाएगा R से R, ये आप देख सकते हैं जब R कॉमन लेके कट जाएगा, और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी बेटा। तो इस इक्वेशन से बच्चों हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? ग्राफ गौर से देखें, अगर हम एक एक्स एक्सिस पे R ले लें, और बच्चों एक एक्सिस पे हम लोग क्या ले लें? यहाँ पे हम ले लें E, क्योंकि ग्राफ हमें बनाना है E और R के बीच में। तो बच्चों जब R 0 होगा, यहाँ पे ये देखिए जब R 0 होगा, तो जब R 0 होगा तो इस इक्वेशन से गौर से देखें बेटा, V = E/1 + 0/R। तो ये कितना हो गया बेटा? ये हमारे पास जो मिलेगा बच्चों वो हमें मिलेगा, अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास होगा V = E/0 समथिंग 0 0 और ये 1। तो बेटा इसका मतलब टर्मिनल विभवांतर जो होगा सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमें विभवांतर मिलेगा बेटा वो E मिलेगा, इतना विभवांतर मिलेगा, और ये V बराबर होगा बेटा। ठीक है, अब बच्चों जब R बहुत ज्यादा होता जाएगा, यहाँ से हम देख लेते हैं, अगर स्मॉल r बहुत ज्यादा होता रहे तो वैल्यू क्या होगी? बढ़ती रहेगी, ये वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो जो टोटल वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, तो ये इस प्रकार से डिक्रीज होगा, इस प्रकार से, और एक टाइम पे आके ये लगभग 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमें विद्युत वाहक बल की बतानी है वैल्यू की, सेल का विद्युत वाहक बल कितना है। तो इसको बताने के लिए बेटा मैं एक बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, अगर आप गौर से देखें कि सेल का विद्युत वाहक बल बताने के लिए बेटा हमें R0 लेना पड़ेगा। ठीक है, R0 जब लेंगे तो अगर हम उस इक्वेशन में R0 रख दें तो V = E/1+, तो बेटा 0 रख दिया और ये आ गया 0/R, तो इस टाइम हमारे पास आ गया V = E। तो बच्चों इसका मतलब जब हमें विद्युत वाहक बल बताना है तो हम टर्मिनल विभवांतर जो नापेंगे वही विद्युत वाहक बल के इक्वल हो जब आंतरिक प्रतिरोध 0 है। तो बच्चों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक ये जो ग्राफ आते हैं एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन हम और करेंगे इसके बाद। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है बच्चों। हर तरीके के प्रश्न मैंने आपको दिखा दिए हैं, चीजें वही पूछी जाती हैं लेकिन घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। तो इसमें भी बच्चों हम थोड़ा सा एक बार गौर कर लें कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें ग्राफ दिया हुआ है बच्चों V और I के बीच में, और हमें जो विभवांतर दिया हुआ है बेटा और मैक्सिमम करंट दी हुई है। ग्राफ किसके इसके बीच में बेटा? वो तीन समान सेलों के टर्मिनल विभवांतर तथा धारा के बीच संबंध दिया गया, धारा के बीच। तो बच्चों तीन सेलों का जो टर्मिनल विभवांतर है तो वो हमें V दिया हुआ है, ये है। और बेटा तीनों सेल कैसे हैं? समान है, जुड़े तीन सेल हो और जो कैसे हैं? समान सेल, ये हमें दिया गया है। तो बच्चों अगर तीनों सेल समान है तो हम जान सकते हैं कि दोबारा की तरह कि उनका जो विद्युत वाहक बल तुल्य होगा बेटा वो 3E होगा, जो उनका आंतरिक प्रतिरोध तुल्य होगा बेटा वो कितना होगा? 3R। बच्चों मैं इसमें बताना चाहता हूं कि अगर आपको कुछ रीडिंग दी हुई है, मान लो इस तरीके से हमारी एक और रीडिंग दे रखी है 1.0 पे 3 वोल्ट, आपको इन चीजों से परेशान नहीं होना, मैंने इसलिए क्वेश्चन दिया है। आपको मेन बात याद रखनी है बच्चों की अगर आपको सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है तो आपको I0 रखनी पड़ेगी। आपके लिए मेन मुद्दा यही है बेटा। तो जब मेन मुद्दा यह है तो आप कैसे करेंगे? V = E - IR। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है I, आप इसमें 0 रख दो। I0 रखने पर आप क्या करेंगे बेटा? V = E की जगह बस आपको क्या लेना है? 3E लेना है। और बेटा I जो आप रखेंगे 0 वो आप 0 रखेंगे और R बेटा होगा हमारा 3R, लेकिन टर्म 0 हो जाएगी। और V यहाँ पे कितना है बेटा? 6 वोल्ट, तो ये 6 हो जाएगा, 3E हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे E आ जाएगा 2 वोल्ट।
तो बच्चों मेरा मेन मकसद था कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आ जाए, आप परेशान ना हो, चीज एक ही पूछ रहा है बार बार, तो किसी फॉर्मूले से आपको कोई बात आ जाए तो आप इसे ध्यान से निकाल सके। बच्चों अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, जो भी बच्चे हमारे इस चैनल के साथ बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं, मैं आशा करता हूं कि उनकी बोर्ड की तैयारी के लिए उन्हें बहुत फायदा हुआ होगा। और बच्चों मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि जो बच्चे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नए बच्चे जुड़े हैं उनसे मैं वादा करता हूं कि आपको बोर्ड की क्लास के लिए बड़ा फायदा होगा। तो बच्चों आज हमारी यूनिट सेकंड समाप्त हो जाती है। आगे की यूनिट बच्चों जो होगी वो हमारी होगी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। तो ये बहुत बड़ी यूनिट है बेटा, काफी बड़ी यूनिट मानी जाती है। इसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।